मेरे माताजी पिताजी दोनों ही संस्कृत के टीचर हैं। हाँ। मेरी दोनों बहनें एकेडमिकली काफ़ी ब्राइट रही हैं, दोनों ही लेक्चरर पोस्ट पे हैं। तो हमेशा ही सर एक जो पढ़ाई का माहौल था, मेरे पिताजी हमेशा ही मेरे को बोलते थे कि बस अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी सेहत पे फोकस रखो और बाकी जो टेंशन्स होती थी जो नॉर्मल किसी को फेस करनी पड़ती है वो मेरे लिए काफ़ी कम। तो जनरली जो मेरा शेड्यूल रहा वो था कि नॉर्मल डेज में इट वाज 8 आवर्स स्टडी रेगुलरली एंड जब एग्ज़ाम पास में आता था तो थोड़ी ही प्रेशर वगैरह बढ़ता था, थोड़ा खुद में भी जज्बा आता था कि यार एग्ज़ाम पास में आ गया है तो बहुत सारी चीज़ें करनी, सब कुछ रिवाइज़ करूँगा मैं। तो पता नहीं चलता था वो 8 से 12 घंटे हो जाते थे। तो एग्ज़ाम टाइम में 12 घंटे के आसपास स्टडी रहती थी। मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है कि सारे संसार की खुशियाँ जो है मुझे ही मिल गई है। मैं तो हंस करके इनको कहता था, राहुल को तो विशेष कर कि बेटा पढ़ाई तो मेधावी छात्र है, अरे सेकंड क्लास तो हम है, तो एक तो फर्स्ट क्लास नौकरी करके दिखा। तो इसने कहा पापा आपका सपना पूरा करूंगा और उसने करके दिखाया। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बहुत खुशी हुई जब हमने सुना और देखा कि जब राहुल ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, और इसका श्रेय मैं अपने बुआ जी और फूफा जी को भी देना चाहूंगा क्योंकि उनकी मेहनत के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। राहुल स्टार्टिंग से बहुत मेहनती रहा है, कभी भी उसको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि बेटा पढ़ ले या भाई पढ़ ले। किसी को अपने आप मतलब अपने आप ही उसने मेहनत की सदा से ही। फर्स्ट क्लास से लेके जा आईआईटी में टॉपर रहा, वो हमेशा उसने पढ़ाई खुद से ही की है। तब खुशी इतनी है कि संभालने नहीं समझ रही। जैसा आप देख ही सकते होगे, पूरी फैमिली में खुशी का माहौल है, सारे बहुत ज्यादा खुश है, सबके अंदर एक उत्साह एक जोश है। मतलब छोटा भाई ने इतना कुछ किया है तो अब हमें भी इतना मोटिवेशन मिल रहा है कि हम भी उसको देख के कुछ करें। ये इनकी मेहनत का परिणाम है और ये आज पूरे युवा वर्ग के लिए एक आदर्श है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज पूरे राष्ट्र के लिए, आज पूरे राष्ट्र का जो वजन है इनके कंधों पे आ गया है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और जैसा कि हम पिछले कई दिनों से बातचीत ऐसे स्कॉलर्स से कर रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है और एक अच्छी रैंक के साथ सुनहरे भविष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस परीक्षा को लेकर के बहुत से सवाल हमारे युवाओं में होते हैं और बहुत से युवाओं में सपना भी होता है, कुछ के साकार होते हैं, कुछ इस सपने की रेस में कहीं ना कहीं कमतर आके जाते हैं तो शायद वो पिछड़ जाते हैं। तो किस प्रकार से आप तैयारी करें और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से क्रैक किया जा सकता है, ये तमाम पहलू रहेंगे, आज बातचीत का हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो रिजल्ट आया है उसमें 76वीं रैंक ले करके हमारे हिसार से राहुल देव बोरा साहब हमारे साथ हैं जिनसे बातचीत करेंगे और ये बातचीत रहेगी इनसे संबंधित भी, और ये भी जानेंगे कि आखिर इन्होंने इस एग्ज़ाम को लेकर के किस तरीके से तैयारी की और ये सफलता इन्हें हासिल हुई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतने बड़े खूबसूरत शब्दों के लिए मेरे लिए, और मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। राहुल जी, सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल की तरफ से कि आपने जो है इतनी बेहतरीन रैंक हासिल की। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर आपके चैनल को भी काफ़ी अप्रिशिएट करता हूं सर कि वो युवाओं की इस यूपीएससी के एग्ज़ाम के प्रति जो भी भ्रांतियां हैं या जो भी डाउट्स वगैरह हैं उनको क्लियर करने में इतना अच्छा कार्य कर रहा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपका कौन सा अवसर था जो आपने इस बार परीक्षा को पास किया है और किस तरह का अनुभव रहा है अब तक? सर ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था यूपीएससी में। पहले अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था बट फाइनली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। तो उसी के बाद सर मैंने अपने अपने जो भी कमज़ोर एरियाज़ थे उन पे इम्प्रूव किया और ये सेकंड अटैम्प्ट में सर मैंने ऑल इंडिया रैंक 76 हासिल की है। तैयारी की हम बात करना चाहेंगे क्योंकि देखिए तमाम युवा ये जानना भी चाहते हैं कि इसकी तैयारी कब से की जाए और किस तरह से इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया जाए। तो आप हमें बताएं, आपने तैयारी किस प्रकार से? सर तैयारी अगर देखी जाए तो वैसे तो जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है तो उसको सबसे पहले तो अपने जो आसपास में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसकी तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए।
न्यूज़पेपर की रेगुलर रीडिंग करनी चाहिए, और एक जो फुल डेडिकेटेड स्टडी होती है, जब आप मन बना ले कि हाँ कि मेरे को इसी प्रोफेशन में जाना है, तो जस्ट जब भी आप एग्ज़ाम देना स्टार्ट करें उससे 1 साल पहले अगर आप लगे और निरंतर जो भी बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आप पढ़ें, न्यूज़पेपर को फॉलो करें, जो भी उस साल में घटनाएं हुई हैं उनकी तरफ अपना रुझान रखें, तो सर वो 1 साल की तैयारी और प्लस 1 साल का इसका प्रोसेस होता है। अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। जी। राहुल जी, पहली बार आपने जब एग्ज़ाम दिया तो उसमें आप इंटरव्यू तक पहुँचे और वहाँ असफल रहे किन्हीं कारणवश। वो जो कमज़ोरियाँ उस दौर में रहीं आपने महसूस भी की होंगी, हाँ, ये जो दोबारा रिपीट नहीं हुई इसीलिए आपको सफलता मिली है। तो वो जो कहीं न कहीं वो लो पॉइंट्स थे जो थे, वो भी आप उनका थोड़ा ज़िक्र ज़रूर करें, ताकि जो हमारे तमाम दर्शक देख पा रहे हैं, ख़ासतौर से युवा देख पा रहे हैं, जो इस परीक्षा को प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें बहुत सहायता मिले। बिल्कुल सर। सर जैसे जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें जो कमज़ोर एरियाज़ थे मेरे, एक GS4 का पेपर होता है एथिक्स का, तो उसमें एग्जाम्पल्स जो होते हैं रदर देन गिविंग सम प्रोफेशनल एग्जाम्पल्स, आप थोड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल्स खुद की भी लाइफ से दो, तो एक अच्छा व्यक्तित्व हो जाता है एग्जामिनर की तरफ, तो उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ एस्से का जो पेपर होता है निबंध का, उसमें आप थोड़े श्लोक वगैरह लिखें, जिसमें जैसे मेरे पिताजी और माताजी संस्कृत के टीचर थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी बढ़िया श्लोक वगैरह दिए थे, तो आप उनको अगर यूज़ करते हो तो दिखता है कि आप एक अपनी संस्कृति को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट एक आपका मेन फोर्ट होना चाहिए, उसमें जो भी टॉपिक्स है आपको सब कुछ आना चाहिए। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मैं 2019 में ही पास आउट था, तो सब चीज़ें नहीं कर पाया था मैं, वो चीज़ों पे मैंने इम्प्रूव किया। और स्पेशली सर जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत गलतियाँ की थी और आई जस्ट गोट 132 मार्क्स। सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों की गाइडेंस वगैरह ली मैंने, और पता चला कि मेरे को क्या क्या गलतियाँ थी। काफ़ी एक थोरो एनालिसिस की मैंने अपने पिछले इंटरव्यू की, और वो गलतियाँ मैंने, जैसे कि आप एक्सट्रीम वर्ड्स वगैरह यूटिलाइज ना करें, जब भी आप बोल रहे हैं तो हमेशा एक ऑप्टिमिज्म दिखना चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए आपको रूम में। तो वो चीज़ें अगर करते हैं तो सर मेरे को जैसे सफलता हासिल हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं सर, वो भी दे विल बेटर माई अचीवमेंट ऑफ रैंक 76 सर। तो राहुल जी, ये तो रही बात कि किस प्रकार से आपने इस एग्ज़ाम में तैयारियां की, और आपकी बातचीत से जो है हमारे तमाम युवाओं को भी फ़ायदा मिल रहा है। हमें जानना चाहेंगे कि राहुल जी के मन में या ज़हन में ये बात कब आई कि यूपीएससी की तैयारी की जानी चाहिए, क्योंकि आप आईआईटी के क्षेत्र से रहे, विज्ञान के विद्यार्थी रहे, तो एकदम से जो है ये शुरुआती दौर से ख्वाब था, या ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या कहीं इंस्पायर हुए आप जब इसकी तरफ बढ़े? सर देखिए, वैसे तो मेरे दादाजी और पिताजी का सपना था कि एक इस बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म पे हमारा भी कोई लड़का जाए, तो ये बात हमेशा ही मेरे बैक ऑफ द माइंड थी। पर ये बैक ऑफ द माइंड जो फ्रंट ऑफ द माइंड आई सर, वो मैं मानूंगा कि 4th ईयर जो मेरा बीटेक का था तब हुआ। मैं 3rd ईयर में एज ए पार्ट ऑफ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम फ्रांस गया था। तो वहाँ पे मैंने एक डेवलपमेंट गैप नोटिस किया जो वेस्टर्न कंट्रीज में और इंडिया में। और फिर उसके बाद जब मैं वापस इंडिया लौटा और मैंने सिविल सर्विसेज का थोड़ा सिलेबस वगैरह देखा और देखा कि कैसा काम करते हैं, वेदर इट बी कलेक्टर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ, फिर मेरे को लगा कि हाँ यार, ये एक जॉब है जिसमें आप सोसाइटी के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नेशन डेवलपमेंट को काफ़ी ग्रोथ मिलेगी अगर बढ़िया युवा जाते हैं इसमें। तो उसी वजह से सर ये जो बैक ऑफ द माइंड जो बात थी वो फ्रंट ऑफ द माइंड आई और मैंने एक डेडिकेटेड स्टडी स्टार्ट की सर इस एग्जाम। घर में शिक्षा का माहौल रहा, पिताजी भी शिक्षक और माताजी भी, कितना फायदा मिला उस चीज़ का? सर बहुत फ़ायदा मिला सर। और मेरे माताजी पिताजी दोनों ही संस्कृत के टीचर हैं। मेरी दोनों बहनें एकेडमिकली काफ़ी ब्राइट रही हैं, दोनों ही लेक्चरर पोस्ट पे हैं। तो हमेशा ही सर एक जो पढ़ाई का माहौल था, मेरे पिताजी हमेशा ही मेरे को बोलते थे कि बस अपना ज्ञान बढ़ाओ
अपनी सेहत पे फोकस रखो, जी। और बाकी जो टेंशन्स होती थी जो नॉर्मल किसी को फेस करनी पड़ती है वो मेरे लिए काफ़ी कम थी। तो सर उन्हीं का जो ये सपोर्ट रहा सर, एक अच्छा माहौल बना सर, ताकि एक डेडिकेटेड स्टडी कर पाऊँ। और मैं तो बोलूँगा सर ये मेरी जीत के अलावा मेरे परिवार वालों की जीत बिल्कुल। ज़्यादा है। बिल्कुल। तो राहुल जी, ये सेल्फ स्टडी रही या फिर कहीं कोचिंग वगैरह ली? देखिए सवाल ये भी उठता है कि बहुत से बच्चे जो है बड़ी-बड़ी एकेडमीज़ में जाकर के तैयारियाँ करते हैं। तो आपने किस प्रकार से की? क्या आपने स्वयं तमाम तैयारियाँ की या कहीं से कोई कोचिंग? सर कोचिंग जो एज सच यूपीएससी की जनरली जो लोग लेते हैं वो 8-9 महीने चलती है। जी। वो जो लेक्चर टाइप की कोचिंग होती है सर वो मैंने ज्वाइन नहीं की थी। हाँ, मेरे कुछ दोस्त वगैरह ने ज्वाइन की थी, सीनियर्स थे जो आईआईटी दिल्ली के, उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी। तो जो गाइडेंस जो होता है कोचिंग का वो सर उन्होंने सप्लीमेंट कर दिया था मेरे लिए। उसके अलावा सर बुक्स वगैरह सर मैंने स्टडीज वगैरह अपनी सारी खुद से की है, उनका गाइडेंस रहा। और मैं बोलूँगा कि सर आज के युग में तो जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंटरनेट पे आपको इतना ज़्यादा रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, तो जो युवा जिनके लिए थोड़ा फाइनेंस की दिक्कत रहती है वो बिना कोचिंग के भी इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आप थोड़ा इंटरनेट से सर्च कीजिए सब चीज़ों को, जो भी यूपीएससी का सिलेबस है, थोड़ा जो टॉपर्स रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी वगैरह को सुनिए, तो आप बिना कोचिंग के सर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं मेरी तरह से। बिल्कुल। ये भी सवाल उठते हैं कि इसके लिए तैयारियां अनवरत करनी पड़ती हैं, लगातार आप लगे रहते हैं, कई घंटे पढ़ना होता है। तो राहुल जी ने कितने घंटे पढ़ाई की है वो भी जरूर बताएं। हाँ सर, निरंतरता बिल्कुल ज़रूरी है। और कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर, वैसे तो ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है। आपको थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना होता है कि मैं इतने टाइम में ये ख़त्म करूँगा, तो अगर वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही तो आपको घंटे बढ़ाने चाहिए। अगर जल्दी ख़त्म हो जाती है तो थोड़ा और पढ़ें, या फिर थोड़ा रिलैक्स भी हो सकते हैं उस टाइम में। तो जनरली जो मेरा शेड्यूल रहा वो था कि नॉर्मल डेज में इट वाज 8 आवर्स स्टडी रेगुलरली, एंड जब एग्ज़ाम पास में आता था तो थोड़ी ही प्रेशर वगैरह बढ़ता था, थोड़ा खुद में भी जज्बा आता था कि यार एग्ज़ाम पास में आ गया है तो बहुत सारी चीज़ें करनी, सब कुछ रिवाइज़ करूँगा मैं। तो पता नहीं चलता था, वो 8 से 12 घंटे हो जाते थे, तो एग्ज़ाम टाइम में 12 घंटे के आसपास की स्टडी रहती थी। यदि राहुल जी के शौक की बात की जाए, क्योंकि देखिए लगातार पढ़ाई भी नहीं हो सकती है, मनोरंजन के लिए भी ज़रूरी होता है, खेल भी हैं, म्यूज़िक है, बहुत तमाम चीज़ें हैं। तो राहुल जी किस प्रकार से अपने आप को जो है मूड फ्रेश करते थे, किस प्रकार से जो है पढ़ाई से जब हटते थे तो क्या चीज़ें रहती? सर अगर रिफ्रेशमेंट के लिए बोलूँ तो सर सुबह तो योग से स्टार्ट होता था मेरा दिन, तो थ्रू आउट द डे अप टू इवनिंग योग करने के बाद मैं काफ़ी ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस करता था। उसके अलावा सर फुटबॉल, जैसे सर विवेकानंद जी ने ही बोला है कि अगर आप फुटबॉल के ग्राउंड पर भगवान के ज़्यादा पास होंगे एज कम्पेयर टू गीता पढ़ने से। अच्छा। तो सर फुटबॉल मेरे लिए एक सच्ची में ही सल्वेशन रही है। शाम को फुटबॉल खेलना, दिन में कभी कभी फुटबॉल की वीडियोस वगैरह देख लेना, थोड़ी स्ट्रेटेजी वगैरह देखना सर, और शाम को वही पिच पे इम्प्लीमेंट करना। जब शाम को पिच पे जाते हैं तो दोस्तों वगैरह से बात वगैरह होगी, तो वो दिन भर की जो थोड़ी थकावट होती थी वो मिट जाती थी। तो सर फुटबॉल, योग, यही मेरा थोड़ा लाइट मोमेंट जो दिन में होती थी वो रहती थी। बिल्कुल। तो राहुल जी 76वीं रैंक आपकी यूपीएससी में आई है, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन पद और जिम्मेदारी दी जाएगी। तो किस तरह के बदलाव का ख्वाब आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं? क्या समाज में, देखिए समाज सेवा के लिए आपको एक बेहतरीन पद मिलेगा, क्या कुछ चाहते हैं? किस तरह से जब आपको जो जिम्मेदारी मिलेगी कैसे निभाएंगे? सर देखिए, अभी तो सर दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं सर कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं, ये बदल दूं, वो बदल दूं। थोड़ी सर मैच्योरिटी जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसमें आएंगी, पर जो कुछ कार्य होंगे, पहले तो सर ओवरऑल जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन हेड करूंगा वो हमेशा ही सर एक सहभागिता से होना चाहिए। हमेशा ही मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों से ही सुझाव वगैरह लूं, ताकि जो मेरी स्कीम बने हमेशा उन्हीं के जो विजन होगा उन्हीं की विजन को रिफ्लेक्ट करे। तो एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक एक्सेसिबल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आए और मैं मिलूँ ही नहीं।
करप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये होंगे कुछ कुछ एरियाज जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा सर, क्योंकि सर मैं थोड़ा ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो रूरल डेवलपमेंट मेरी डेफिनेटली प्रायोरिटी होगी, एग्रीकल्चर उसका मेन हिस्सा होगा, और क्योंकि सर मैं थोड़ा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी हूँ, तो सर यूथ और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हमने देखा है कि ओलंपिक्स में कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, लोग काफ़ी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, मैं उसी काम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। उसके अलावा सर वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ सर हमारी सोसाइटी में, तो महिला सशक्तिकरण, इन चीज़ों पर सर मेरा फोकस रहेगा सर। देखिए आपको किस राज्य में जो है सेवाएं करने का मौका मिलता है, तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्हें आपने प्राथमिकता के तौर पर चुना है, वो भी ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए वैसे तो ये ऑल इंडिया सर्विस है, तो मैं स्टार्ट से ही काफ़ी ओपन था कि मेरे को कौन सा भी राज्य मिले, जहाँ पे भी मैं रहूँगा अपने कर्तव्यों का बिल्कुल अपने फुल कैपेबिलिटीज के साथ निर्वाह करूँगा। पर सर एक खुद के स्टेट से हमेशा ही जुड़ाव रहता है सर, जैसे हम बोलते हैं कि नंबर 1 हरियाणा जो है, तो सर पहली प्रेफरेंस हरियाणा भरी है सर मैंने, उसके बाद जो आसपास के राज्य हैं, ताकि मैं अपने स्टेट में अगर टाइम मिले अपने लोगों से जुड़ा रहूं, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, ये भरे हैं सर मैंने। जी राहुल जी, आखिर में जो तमाम युवा आपको देख पा रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे खासतौर से इस परीक्षा को लेकर? सर देखिए जो एक या दो कोट जो हमेशा मेरे को इंस्पायर करते थे, काफ़ी ही सुंदर वर्ड्स हैं वो। पहला है मार्टिन लूथर किंग का, वो कहते हैं कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो आप रेंगिए, पर कुछ भी हो जाए हमेशा ही आगे बढ़ते रहिए। तो मैं युवाओं को यही मैसेज दूंगा। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। तो आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और उसके लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं, एक माहौल क्रिएट करिए अपने लिए, डिस्ट्रैक्शंस जो भी रहेंगी उनको हटाइए, बुरी चीज़ों से हटिए, मौलिक मूल्यों का हमेशा ही सर्वोपरि मानिए, क्योंकि सर वही एक लॉन्ग टर्म जो आपकी और ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, बिना एथिकल एजुकेशन के नहीं हो सकती। तो अगर युवा अपने लक्ष्य में निरंतर अभ्यास करते रहें, और जैसे गीता का उपदेश है सर कि कर्मण्येवा अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमाते संगो अस्तु अकर्मणि, कि अगर कभी हताशा आए, कभी असफलता आए, तो हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए कि भगवान के घर में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तो आप अगर निरंतर अभ्यास करेंगे अपने लक्ष्य के प्रति तो जरूर हासिल होगा सर। राहुल जी, द नेशन टाइम्स के साथ आपने इतनी खूबसूरत बातें की, और ख़ासतौर से जो बातचीत है, ये तमाम जो हमारे युवा साथी हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करने वाले हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। राहुल देव बुरा के साथ हमने बातचीत की और उन्होंने तमाम अपने अनुभव साझा किए कि किस प्रकार से यूपीएससी को प्रिपेयर किया है। जाहिर तौर पर कोई भी परिवार होता है तो उसका सहयोग बहुत मायने रखता है, और राहुल देव बुरा की बात करें तो उनकी फैमिली शिक्षण कार्यों से जुड़ी रही है, अध्ययन और अध्यापन से इनका वास्ता रहा है। इनकी माताजी और पिताजी दोनों ही क्षेत्र से रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक घर में पढ़ने लिखने का माहौल जो है वो बहुत लाभ पहुंचाता है, बहुत फ़ायदा मिलता है। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर उन्हें कैसा लग रहा है इस उपलब्धि के बाद, और किस प्रकार से उन्होंने राहुल को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैम, सबसे पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे। हाँ सर, मेरा नाम श्रीमती सरोज बाला। जी, हाँ जी। आप हमें बताएं कि किस ये जो उपलब्धि हासिल की है राहुल ने, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है कि सारे संसार की खुशियाँ जो है मुझे ही मिल गई हैं। क्या बात है। हाँ। तो राहुल जो है शुरू से ही पढ़ने में इसी तरह से रहे हैं, वो भी बताएं। हाँ, राहुल शुरू से ही पढ़ने में ठीक रहा है जी। बहुत अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ते हुए मतलब उसको कभी हमने ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बेटा होमवर्क पूरा किया है या नहीं किया है। अपने आप काम कर लेता था सारा। और जिस स्कूल में ये पढ़ता था, जब हमने इस साल भेजा इसको, तो वो टीचर मेरे घर आया,
जी मेरे स्कूल से मेरा एक ही बच्चा था जो मेरा सही बच्चा था, वो आपने मुझसे छीन लिया, मेरा हीरा था वो। हाँ, आप उसको शहर में ले गए। जी। हाँ, तो क्या करें फिर, मैं कहा बच्चे को आगे और बढ़ाना है, इस करके हम यहाँ शहर में आ गए उसी के लिए। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो 2 बच्चे और वो तो ग्रेजुएशन कर चुके थे, और इसके लिए ही हम यहाँ पर फिर मैं कहा चलो वहीं जा करके अब सेट हो जाते हैं। जी। हाँ, तो इसके लिए यहाँ शहर में आए और आकर के इसने बहुत ही अच्छा काम किया। जिस स्कूल में ये ब्लूमिंगडेल में एडमिशन दिलवाया इसको, जैसे 7th में आया ये, उस टाइम कुछ सेशन के बीच में आया था तो ये सेकंड रहा, लेकिन 8 में आते ही 8वीं में इसने टॉप किया क्या? फर्स्ट नंबर पे। और इसी प्रकार 9th और 10th में 10 CGPA हासिल कर इसने स्कूल का नाम रोशन किया और अपने घर वालों को पूरी खुशी दी भी। हमें भी गर्व महसूस हुआ कि हमारा बच्चा जो है ना यहाँ आकर के फर्स्ट आया है। जी। यूपीएससी में जाने का और इसका एग्जाम देने का फैसला इनका खुद का रहा होगा। खुद का भी बाद में हुआ है, इनके पापा जी का भी ये था, सपना था कि मेरा एक बच्चा जो है ना सिविल सर्विस में जाए और अपने प्रदेश की सेवा करे। देश की हाँ, सेवा देश करें। की बहुत बढ़िया। सर क्या नाम है आपका? मेरा करमवीर शास्त्री है जी। जी। करमवीर जी, संस्कृत के अध्यापक रहे आप, प्राध्यापक के तौर पे आप सेवानिवृत्त भी हुए। घर में शिक्षा का माहौल रहा, आपने सपना देखा था कि यूपीएससी क्रैक करे आपके? बिल्कुल देखा जी। मैं तो हंस करके इनको कहता था, राहुल को तो विशेष कर, कि बेटा पढ़ाई तो मेधावी छात्र है, अरे सेकंड क्लास तो हम है, तो एक तो फर्स्ट क्लास नौकरी करके दिखा। तो इसने कहा पापा आपका सपना पूरा करूंगा, और उसने करके दिखाया। और इसके अंदर, इस बच्चे के अंदर एक खूबी थी, जब भी मैं पैसे के लिए कहता था, जैसे आईआईटी के अंदर लास्ट ईयर बीटेक के अंदर इसका प्लेसमेंट वाली कंपनी आई, उसको अच्छा 70-80 लाख का पैकेज दे रही थी। इसने बताया मेरे को कि पापा इस तरह आए हुए हैं। मैं बेटा ले फिर। बोला पापा मैं तो नहीं चाहता, क्योंकि ये ले जाऊंगा एक बच्चा नुकसान होगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य आप बार बार कहा करते हो, एक तो जो है सिविल सर्विस में आइए, फर्स्ट क्लास नौकरी में आइए, तो मैं तो वही करूंगा। फिर मैं थोड़ा घबरा गया था कि बेटा ये अब कंपनियां तेरे घर पर, तेरी आईआईटी इंस्टीट्यूट के अंदर आई हुई है, और अब तो नहीं लेगा, और बाद में तेरे से ये नहीं एग्जाम पाटा तो जो है फिर तूने उनके द्वार जाना पड़ेगा, वो प्लेसमेंट तेरे को नहीं मिलेगा। इसने कहा नहीं पापा, मैं अब जो है किसी बच्चा नुकसान नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वो छोड़नी पड़ेगी। मेरा लक्ष्य एक वही है, मैंने वो धारण कर लिया। और इस बच्चे ने वो करके दिखा जो हम बार बार सुनते रहे हैं कि वो जो है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। वो इसने प्योरली परिश्रम से, न कि कहीं एकेडमी से और से नहीं, किताबों से निकाला, क्योंकि वो था, और ये अपने आप गॉड गिफ्टेड था ही, मेधावी था। वो दोनों चीजों का सामंजस्य बिठा करके आज इस बच्चे ने जो है उस मुकाम को हासिल कर लिया। सर आपको कितना यकीन था कि जो है इस तरह की उपलब्धि हासिल कर पाएंगे, क्योंकि शुरू से मेधावी रहे हैं राहुल? यकीन 100% तो था, लेकिन जो दूसरों से, समाज से सुन रहा था कि वह बहुत सकता है, कई बार बात चलती थी कि भाई सारा छोरा भी बोला डीसी का कोर्स करे है। तो मेरा भी ज्यादा चढ़ जाता, बोला डीसी बनना कोई हंसी खेल नहीं। तो मैं भी घबराता था। मैं वास्तव में चीज तो तकड़ी है, क्योंकि फिर ये बच्चा जो है अभी कोरोना काल में जब घर पढ़ रहा था, प्योरली मशीन बनी हुई थी, किताब या ये। इसने जो है कभी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। जब खाना खा रहा होता था तो एक साइड में इसका अखबार अंग्रेजी का होता था, एक साइड में इसका मोबाइल होता था। कभी मोबाइल पर उंगली होती थी, किसी देश की पता नहीं कहाँ क्या घटना हो रही है, तो कभी अखबार की जो अंडरलाइनिंग करता था, जो इंपॉर्टेंट चीज होती थी। आज इसका कमरा आप जाकर के देख सकते हैं, उसके अंदर भी जो है अखबारों की इंपॉर्टेंट खबरों की पूरी साल की कटिंगे इंपॉर्टेंट जो है वहाँ है, ताकि जो है वो घूमते फिरते उठते बैठते जो है आ जाए। तो इस तरह से इसने जो है, जो मेरे को मैं हौसला देता था, लेकिन समाज में जाता था डर भी लगता था, मेरे अंदर चिंता रहती थी। लेकिन बच्चों को ये कहता था बेटा पढ़ेगा तो, क्यों तो सारी हाड़ी इसमें रहा है। लेकिन अंदर से मैं थोड़ा डरा हुआ तो रहता था, भाई छोरा नहीं पार्टी मुश्किल होगी, प्लेसमेंट भी छोड़ दी, और कदे यो कुणसा पासा नहीं रहा है। लेकिन इस बच्चे मैंने देखा जो इसने मेहनत की और जो निरंतरता दिखाई, वो वास्तव में आज का दिन ठीक है कि वह जो है अच्छा मुकाम या जो असली शिक्षा प्राप्त करनी है, तो बाकी की बाधाएं कुछ भी नहीं।
ये इसने हासिल करके दिखाया है आज। तो शास्त्री जी अब तो बधाई देने वालों के तांता लगा हुआ होगा, अब तो वक्त ही नहीं मिल रहा होगा आपको। वो क्या करें जी, देसी मोटी भाषा में हूं तो मैं संस्कृत टीचर, लेकिन निकल आती है अब। हाँ, कि वो चढ़ता सूरज न तो वही सारे सलाम करेंगे। अब तो खुद कमिश्नर साहब के रुन के भी जो है कभी जो CID बैठी रहती है, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि प्रतिभा है, देश का फर्ज भी है कि वह जो है उसको मान सम्मान दे, क्योंकि वो मान सम्मान मिलेगा तो वो भी जो है अपनी कमाई में से देश को देगा, बौद्धिक कमाई को, ताकि पता नहीं समाज के अंदर कहाँ किस चीज की आर्थिक उससे नहीं चलता कभी भी। जो बौद्धिक वैचारिक ताकत है वो जो है बच्चा जो है, ताकि इसको मान सम्मान मिले, शुक्र न जाए, इसमें जो है कहीं हीन भावना नहीं आ जाए तो अकेला ही रहेगा। एकांत मिल गया तेरे को तो कोई बात ही नहीं कर रहा तो क्या है, उधर से लोग कहते हैं गोल्ड गिफ्टेड है, कोई मेरे पास आ नहीं रहा। ये एक समाज का कर्तव्य है और निभा रहे हैं, जरूरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है, आप बताएं। हरदीप गोयत। हरदीप जी, आप बताएं, आपके भाई हैं भाई, और कैसा लग रहा है, कैसे खुशी महसूस हो रही है, थोड़ा बताएं। सर खुशी का कोई ठिकाना नहीं, बहुत खुशी हुई जब हमने सुना और देखा कि जब राहुल ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, और इसका श्रेय मैं अपने बुआ जी और फूफा जी को भी देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी मेहनत के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि एक माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे को, एक बार इसने पहले टाइम दिया जब ये नाकामयाब हुआ तो उसमें पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था। तो आज उनके सपोर्ट और उनकी हेल्प की वजह से ही आज इसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, और हम सब आज बहुत खुश हैं इसकी कामयाबी पे। और मैं एक बार अपने भाई को बहुत बधाई देना चाहूँगा इस कामयाबी के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे आखिर में आपसे हम ये जानना चाहेंगे, तमाम पेरेंट्स जो हैं इस तरह का सपना देखते हैं कि उनके बच्चे कामयाबी के शिखर पर पहुंचें, उन्हें किस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सपने देखने में लगता कुछ नहीं, लेकिन माँ बाप ने बच्चे की तरफ भी देखना चाहिए। अगर उसमें बौद्धिकता मजबूती है तो बच्चे को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप को पता चल जाता है मेरा बच्चा कहाँ तक खड़ा है, उसमें कितना दिमाग है। मीडियम है तो भी पार कर सकता है, और मतलब गॉड गिफ्टेड है, वास्तव में मेधावी है तो करे ही करेगा, उसको तो थोड़ी ही सहयोग की जरूरत है। लेकिन मीडियम से नीचे है थोड़ा तो वो और बहुत चीजें हैं, उसको जो बार बार आज आप जैसे जो है समाज में खूब ढूंढते हो कि आत्महत्या कर ली, ये कर ली, उसका दुष्परिणाम जो है फिर समाज को और माँ बाप को भुगतना पड़ता है। सपने अच्छे हैं, लेकिन उन सपनों को बच्चे की खुद की अंदर की और दिमाग की चीज देख करके उनके ऊपर वजन डालना तो मजा आता है। और अनावश्यक डाल देते हैं, बच्चों में काबिलियत नहीं होती, क्योंकि सब बराबर नहीं होते, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, देखने में सब एक है, लेकिन ये चीजें जो है दिमाग की, उसका आंकलन करके माँ बाप ने अपने सपने को साकार करना चाहिए, नहीं कि प्योरली बच्चे के ऊपर दबाव डाल करके पैसे के बलबूते पर बेटा पिस्सा है एकेडमी में भी नू करा दूंगा, ये करा दूंगा, वहां बच्चे को जो है नहीं जो है समाज से तोड़ना चाहिए, देश से तोड़ना चाहिए, मजे को धरती से नहीं तोड़ना चाहिए, वो टूट जाते हैं बच्चे। इसलिए मैं कहता हूँ वास्तव में ठीक है, क्योंकि देखो ऊंचा उपलब्धि करना हर एक का सपना नहीं है, होना भी चाहिए, क्यों जब ऊंची सोच रखोगे, ऊंचा सपना लोगे तो कहीं बीच में छोटा तो मिलेगा ही। शुरू में छोटा सोच लोगे, लागना है मन पियन है, तो कहाँ फिर देश जाएगा। इसलिए अच्छे विचार, अच्छे सपने देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों के साथ जो है मेरा हर माँ बाप को है कि किसी बच्चे पर, अपने बच्चे पर जो है अनावश्यक पैसे की बलबूते पर जो है दबाव न डाले, क्योंकि ये दिमाग जो है जरूरी नहीं है कि सबका तीक्ष्ण है, तेज है, हो सकता है वो खेल का प्रतिभा हो उसके अंदर, या नाचने कूदने की जिसको अभिनय बोलते हैं उसकी प्रतिभा हो, उसने ठोक के न रख दे IAS का उसमें, तो मार खा जाएगा वो बच्चा। पता नहीं वो इतना गजब का ड्राइवर हो, जा करके दुनिया की रेस को प्राप्त कर जाए, लेकिन उसको भी जो है कहता है बेटा कुछ भी हो HCS पढ़नी है, नहीं पढ़ेगी उस पर, उधर से भी चला जाएगा, उधर से भी चला जाएगा। जो देश को देना था, समाज को देना था, उससे वो उसके माँ बाप न होकर के दुश्मन बन जाते। इसलिए ये बहुत जरूरी है, हमेशा से रहा है। हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी असली शिक्षा तो वही थी, गुरुजन वही पढ़ लेते थे बच्चा ये जो है मिस्त्री है, ये जो है ड्राइवर है, और ये जो है चिकित्सक है, और ये जो है प्रशासनिक, और ये जो राजा है, राजनेता है। उसी के हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद जो है उसको माँ बाप को कहते थे, उसकी तरफ भेजते थे। आज वर्तमान जो शिक्षा नीति आ रही है, अभी जो भेज रहे हैं मोदी जी, वो भी कुछ उसके आंकड़े आ रहे हैं, वो ऐसा ही है, बस जैसा बच्चा वैसे उसको कुशल बनाया जाए, अनावश्यक बोझ न डाला जाए। हाँ, बच्चों को आती तो कोई कलम उठाने, उसने ड्राइंग टीचर बनाने लग जाए, मतलब चित्रकार बनावाएंगे, उसको पता ही नहीं क्या है, तो वो तो कबूतर की जगह जो भाठा बनाएगा, ईंट बनाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है।
हमारे देश के माँ बाप को। बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छी बातें, और ये राहुल जी के तमाम पेरेंट्स और इनका साफ तौर से कहना है कि वाकई में बच्चों पर आप उनकी प्रतिभा के अनुसार ही उनकी जिम्मेदारियां सौंपें। उनके अंदर सभी बच्चों में प्रतिभाएं छुपी होती हैं, आपको पहचानने की ज़रूरत है। उसी तरीके से उन्हें आप यदि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। जब घर में कोई उपलब्धि होती है तो खुशियों का ठिकाना नहीं होता है, और उपलब्धियां इतनी आसानी से हासिल नहीं होती हैं, उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। राहुल देव बुरा यूपीएससी में 76वां रैंक आना एक बड़ी बात है, एक अथक परिश्रम और मेहनत का परिणाम है। उनके भाई बहन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका अनुभव कैसा है, कैसा उन्हें लग रहा है भाई ने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सविता है। हाँ, सविता जी, एक तो राहुल के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि शुरुआती दौर से कैसे मतलब वो पढ़ते रहे हैं और आज कैसा महसूस कर रही हैं। राहुल स्टार्टिंग से बहुत मेहनती रहा है, कभी भी उसको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि बेटा पढ़ ले या भाई पढ़ ले। किसी को अपने आप ही उसने मेहनत की सदा से ही। फर्स्ट क्लास से लेके जा आईआईटी में टॉपर रहा, वो हमेशा उसने पढ़ाई खुद से ही की है जी। और अपना मुकाम हासिल किया। उसने संकल्प बनाया है बीटेक के बाद, बीटेक के दौरान इसने संकल्प लिया है कि मेरे को आईएएस बनना है, और उसको प्रयास उस संकल्प को लेने के लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत की है कि हमें आज बहुत गर्व है, और उसने संकल्प को पूरा भी किया है। रात रात को पढ़ा करते थे? नहीं, देर रात तक तो नहीं, हाँ 10 बजे तक पढ़ता था वो, 10 बजे तक, उसके बाद सो जाता था और सुबह 5 बजे फिर उठता था। किताबी कीड़ा नहीं बना कभी भी, वो किताबी कीड़ा हमें बस 24 घंटे में से मैं 18 घंटे पढ़ूँ, 20 घंटे पढ़ूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जी। हाँ, जितना पढ़ा है लेकिन वो लगन से पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है, दिमाग से। बहुत अच्छा। क्या नाम है जी आपका? एकता। आप बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब खुशी इतनी है कि संभालने नहीं समझ रही। जैसा आप देख ही सकते होगे, पूरी फैमिली में खुशी का माहौल है, सारे बहुत ज्यादा खुश है, सबके अंदर एक उत्साह, एक जोश है। मतलब छोटा भाई ने इतना कुछ किया है तो अब हमें भी इतना मोटिवेशन मिल रहा है कि हम भी उसको देख के कुछ करें। मतलब हर रोज उसको सीखने को मिल रहा है। उसका जब भी अब सुबह शाम उसका फेस देखती हूँ ना, मतलब स्माइल बंद ही नहीं होती 24 घंटे, बस यही लगता है भाई इतना अच्छा किया है। बहुत सुंदर। आप एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हमें भी बताएं। अब मैं भी टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, जैसे दी लेक्चरर है, बड़े वाली दी भी लेक्चरर है, तो अब मैं भी मतलब एस्टेट नेट जो टीचिंग एग्जाम को क्लियर करके मेरा भी यही एम है कि मैं भी एक अच्छी मैथ टीचर बनूं। घर में सभी लोग शिक्षक है और एक माहौल है। भाई आप अपने बारे में बताएं। मैं राहुल का बड़ा भाई संपूर्ण सिंह। आप पूछ रहे हो खुशी कितनी है, जितनी खुशी आपको है उससे कई हजारों गुना खुशी मेरे को आज है, नहीं है। और राहुल की मेहनत के बारे में कहें तो इतनी मेहनत की है इन्होंने, ये हमारे लिए एक आदर्श है। और जो कहते हैं ना कि कर खुदी को इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। आज राहुल ने खुद को इतना बुलंद किया है कि उन्होंने खुद परमपिता परमात्मा के हाथ से कलम लेकर खुद की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की, पूरे क्षेत्र की तकदीर को लिख दिया है। ये इनकी मेहनत का परिणाम है, और ये आज पूरे युवा वर्ग के लिए एक आदर्श है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज पूरे राष्ट्र के लिए, आज पूरे राष्ट्र का जो वजन है इनके कंधों पे आ गया है। आगे एक उज्जवल भविष्य है इनका, और राष्ट्र का भी उज्जवल भविष्य है, जो ऐसे हाथों के अंदर हमारे देश ने इनको अपनी लगाम सौंपी है। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं तो जाहिर तौर पर वहाँ भी तमाम जो लोग आपके साथ में काम करने वाले हैं सभी लोग बधाई दे रहे होंगे और उन्हें खुशी का माहौल, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। पूरे क्षेत्र के, हमारे डिपार्टमेंट में ही नहीं, पूरे क्षेत्र के अंदर आज खुशी का माहौल है, और ये बहुत ही असीम खुशी है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये खुशी जो है चेहरे से परिलक्षित होती है, नज़र आती है, दिखाई देती है, और ये खुशी जो है इसी तरह से बरकरार भी रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इन कंधों पर, राहुल देव अबूरा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, और ये जिम्मेदारी हमारे इस प्रदेश में न केवल जो है इस प्रदेश को ऊंचाइयों पे ले जाएगी, आगे बढ़ाएगी, और जाहिर तौर पर उन युवाओं के लिए वो प्रेरणा बने हैं जो युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ।